नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहा है इंडिया। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है। जंगल जंगल तलाशी ली जा रही है। चारों ओर बर्फ गिरी है। माइनस से कई डिग्री नीचे तापमान चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इनामी जैश कमांडर सैफुल्लाह और उनके सहयोगी भी इन इलाकों में छुपे हो सकते हैं। बर्फीले तूफान के बीच सेना का ऑपरेशन। जैश कमांडर सैफुल्लाह की तलाश। एक्शन में 2000 जवान। सेना ने जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ में कड़ाके की सर्दी में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जबरदस्त ठंड हो रही है। बर्फ की मोटी चादर गिरी है, लेकिन सैनिक दुर्गम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और विशेष उपकरणों से लैस हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं या कहीं छुप जाते हैं। सेना के इस अभियान का मकसद है आतंकियों को ढूंढकर निकालना। इन सब के बीच एनडीटीवी अकेला चैनल है जो उस जगह से रिपोर्ट कर रहा है जहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ और डोडा की पहाड़ियों में सेना ने बहुत बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है। इस समय मैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समय सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए किया जा रहा है जो बताया जाता है कि वो यहाँ के ही छुपे हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस के इनपुट्स के मुताबिक यहाँ पे 30 से 35 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में यानी साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में है। और यही एक वजह है कि इस बार जो विंटर स्ट्रेटेजी है फौज की डिफरेंट है। ऐसे इलाके भी है जहाँ पे इस समय बर्फबारी हुई है और उसकी वजह से पूरी सफेद बर्फ की चादर है लिपटी हुई पहाड़ों पे, और वहां पे भी ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वहां पे सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन है और हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं उन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए। इस सर्च ऑपरेशन में करीब 2000 जवान लगाए गए हैं। अभियान में सेना की विंटर वॉरफेयर में विशेषज्ञ टुकड़ियों को भी शामिल किया गया है। ये वो एक्सपर्ट योद्धा हैं जो माइनस के तापमान और मोटी बर्फ की चादर में भी ऑपरेशन के लिए ट्रेंड होते हैं। इनके अलावा ड्रोन, ग्राउंड सेंसर और सर्वेलांस रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकियों की हर संभावित गतिविधि का तत्काल पता लगाकर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सके। एनडीटीवी की इंडिया की टीम इस समय उस जंगल के इलाके में है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है और वहां पे आपको दिखा रही है कि कितना मुश्किल है, क्योंकि इस टेरेन में चलना भी बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी होता है ये टेरेन। उसके साथ साथ ये घना जंगल का इलाका और घने जंगल में ये कहीं भी आसानी से छिप जाते हैं। और देखिए ये इस समय एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से नजर रखी हुई है कि कहीं भी अगर कोई आतंकवादी दिख जाए उन्हें मार गिराया जाए। आप दूर देखेंगे किसी भी जगह पे अगर आप कैमरा को हम घुमाएंगे तो आपको कोई ना कोई फौजी आड़ लिए हुए बैठा नजर आएगा। देखिए पूरी तरह से पेड़ के पीछे आड़ लिए, जालियों के पीछे आड़ लिए, तो इसके इनका जो कैमोफ्लेज जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल जालियों जैसा लगता है। एक पल के लिए आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कोई फौजी बैठा है, लेकिन ये 3 pronged ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि तीनों साइड से ऑपरेशन चल रहा है। जंगल बेहद घने हैं, मौसम खराब है, बर्फ गिर रही है। इन सब के बीच भारतीय जवान चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं। सेना छिपे हुए आतंकियों की तलाश कर रही है। जैश कमांडर और उसके साथियों की तलाश हो रही है। जैश ए मोहम्मद के स्थानीय कमांडर सैफुल्लाह की तलाश है। सैफुल्लाह के करीबी सहयोगी आदिल को ढूंढा जा रहा है। सैफुल्लाह और आदिल दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इनके अलावा हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी की भी तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आई है कि ये आतंकी किश्तवाड़ के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं। घरों की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह और आदिल को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने मुहिम तेज कर दी गई है। और आप इस समय देखते हैं कि किश्तवाड़ की पहाड़ियों में किस तरीके से हाउस टू हाउस सर्च अभियान जारी है और ये हर घर की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि
सैफुल्ला और आदिल अक्सर ऐसे घरों को हाइड आउट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वो इन्हीं में से किसी घर में स्टे करते हैं और अक्सर चकमा दे देते हैं सुरक्षा बलों को। यही एक वजह है कि हर एक घर को तलाशी की जा रही है। इस तरह के इलाके और घरों का इस्तेमाल आतंकी अक्सर छुपने के लिए करते हैं, लेकिन सेना के असर की वजह से आतंकियों की ताकत कम होती जा रही है। पहले पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं दरवाजे पर, उसके बाद हल्के से ये दरवाजा खोलेंगे और इस मकान के अंदर जाएंगे और उसके बाद पूरी तरह से तलाशी करेंगे। और देखिए, खाली ये कमरों की तलाशी नहीं करते हैं, लेकिन जबकि कुछ अलमारियां हैं उसको भी खोलेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आतंकवादी जो होता है इन अलमारियों के पीछे पहले भी कहीं हाइड आउट पाए गए हैं, इन अलमारियों के पीछे क्या करते हैं वो एक कैविटी बना देते हैं। अब ये बिस्तरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये उनको भी हाथ लगा के देख रहे हैं कि कहीं इसके पीछे हथियार तो नहीं छुपाया। कभी कभी आतंकवादी ना हो सकता है हथियार छुपाने के लिए इन घरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्च ऑपरेशन का एक और बड़ा पहलू है वो ये कि सेना के साथ साथ स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम भी आतंकियों की तलाश में हर संभव मदद कर रहे हैं। इनका संदेश साफ है कि सेना हमारे साथ है और कश्मीरी आतंक के खिलाफ है। हम इनकी मदद क्यों करेंगे कि हम गरीब की जो भी सहायता है तो इंडियन आर्मी है। और जो वक्त चाहेगा, जिस वक्त भी पहुंच हमें अल्लाह दे कि हम तैयार हो जाए अपने देश के लिए। वैसे डॉक्टरों के ऊपर शेम होती है जो अपने इलाके के लिए अपना मारा कर रहे हैं, अब गरीबों का मारा कर रहे हैं। हमारी जो गरीब है, हमारी इंडियन आर्मी हमारी हमायत कर रही है, शाना बशाना कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी हमारे मदद कर रही है, तो उन डॉक्टरों पर शेम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारा देश का दुश्मन है, वो दुश्मन है हमारे देश के, जो ऐसे करेंगे। जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ के करीब 200 से अधिक गांव और जंगलों में सुरक्षा बलों का ये अभियान चल रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद उन पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ना या मार गिराना है जो इस मौसम का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, लेकिन इस बार सेना ने आतंकियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। सेना पर स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसओजी, वन विभाग, विलेज डिफेंस कमेटी और स्थानीय लोगों के बीच मजबूत तालमेल से खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। जैसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, जो सेना ने अडॉप्ट किया, प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि हम सर्दियों के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से एक तो अगर आतंकवादी अगर कहीं छुपा तो घर वो अपने हाइड आउट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी कम्युनिकेशन लाइन स्नैप की जा चुकी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उन्हें मिल रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उन्हें मिल नहीं पाएगी कि ये लोग 24 घंटे 365 दिन यहाँ पे ऐसे मुश्किल इलाकों में ड्यूटी देते हैं। तो इनकी सराहना करनी होगी, इनको सल्यूट करना होगा इनके जज्बा जुनून के लिए, किस तरीके से ये लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अगर सही में कोई खैर ख्वाह है जम्मू कश्मीर के लोगों का तो ये वर्दी वाले हैं। सेना की ये कड़ी कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि मौसम को ढाल बनाकर आतंकी अपनी चाल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें मिटाने के लिए हमारे सैनिक पूरी तरह मुस्तैद हैं। बर्फ की चादर लिपटी हुई है और उस बर्फ की चादर में लिपटी हुई जो चादर है उसके बीच में हमारे फौजी आपको ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अब एक ऐप के जरिए पहचान लिया जाएगा। उनकी पूरी पहचान एक क्लिक पर सामने होगी। लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप लॉन्च किया। ये ऐप एआई और बिग डेटा पर आधारित है। इसके जरिए ये ऐप अपराधियों और संवेदनशील इलाकों की पूरी जानकारी एक क्लिक में देगा। एक क्लिक पर खुलेगी अपराधी की कुंडली। यूपी का यक्ष, अपराधियों की फाइन। यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी सरकार और पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। अब यूपी सरकार ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिससे अपराधियों की पूरी कुंडली, उनका पूरा इतिहास सिर्फ एक क्लिक पर खुल जाएगा।
मतलब एक ही ऐप में अपराधी का पूरा काला चिट्ठा सामने होगा और ये संभव होगा यक्ष ऐप के जरिए, जिसे लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया। ये क्या है आपको बताते हैं। यक्ष एक AI आधारित ऐप है। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है। ये पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। इससे अपराधियों की पहचान आसान होती है, तेज, सटीक और तथ्यात्मक निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के स्मार्ट पुलिसिंग विजन का भी जिक्र किया। हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सब का करता है। माना जा रहा है कि यक्ष ऐप यूपी पुलिस को और ज्यादा शक्ति देगी। ये अपराधियों के खिलाफ ऐसा डिजिटल हथियार है जिसकी मदद से अपराधियों के बारे में तुरंत पता चल सकेगा। इतना ही नहीं, कहीं पर भी अपराध हो रहा होगा तो इस ऐप की मदद से पुलिस अलर्ट हो जाएगी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मामला है दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ का और देखते ही देखते यहां पर कई लोग भिड़ गए आपस में। ज्यादातर आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। भीड़ जमा है और जमकर मारपीट हो रही है। तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके की हैं। जरा देखिए कैसे लात घूंसे चल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। लड़कियों को भी घसीटा जा रहा है। लाठी डंडे चल रहे हैं, जमकर हंगामा मचा। बताया जा रहा है कि यह मामला छेड़छाड़ से शुरू हुआ और एक जंग में बदल गया। आपको पूरी घटना बताते हैं। जानकारी के मुताबिक फर्श बाजार में दो बहनों पर अभद्र टिप्पणी की गई। टिप्पणी करने वाले लड़के भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर लड़कियों से मारपीट की गई। घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग बहनें यहां से जा रही थीं, जिनका पीछा करते हुए दो लड़के आए और उनके साथ छेड़खानी करने लगे। लड़के भी नाबालिग थे। बात आगे बढ़ी तो लड़कियों ने अपने चचेरे भाइयों को वारदात की सूचना दी। जब तक लड़कियों के ये दो भाई घटना स्थल तक पहुंचते, लड़कों ने अपने दोस्तों को बुला लिया जो कि लाठी डंडे और पत्थर लेकर आए थे। इसके बाद जमकर मारपीट हुई। आरोपियों ने स्कूटर भी तोड़ दिया। आरोप ये भी है कि मारपीट के दौरान बचने के लिए लड़की का एक भाई बगल के घर में घुस गया तो बदमाशों ने उस घर पर भी पत्थरबाजी कर दी। इस मामले में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। तीनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। छेड़छाड़, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारे देश को विविधताओं से भरा हुआ देश कहा जाता है, जहां पर कई राज्य, कई भाषाएं और कई तरह के खाने और साथ साथ पहनावे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की छोटी मानसिकता की वजह से अपने ही देश में कई लोगों को परायेपन का एहसास कराया जाता है। नस्लीय टिप्पणियां की जाती हैं और सबसे ज्यादा भेदभाव झेलते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देहरादून से, जहां पर त्रिपुरा के एक छात्र पर पहले नस्ली टिप्पणी की गई और उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चल रहे थे मोमो, चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके। और शायद
कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। कराना क्या समथिंग है उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। मतलब दर्दनाक मौत हुआ उसका, बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ। के आधार पर नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है, ये कब तक चलेगा? हम लोग सरकार से यही मांग है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी ये नया भारत है, जिस हमारा सरकार से यही मांग है कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा। हम लोग हमेशा इस तरह से भेदभाव होता आ रहा है, तो हम लोग कब तक सह ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द है। वो टीस जो न जाने कितने सालों से इनके मन में दबी हुई है। वो भेदभाव जो नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही देश में झेल रहे हैं। एक दर्दनाक घटना हुई है उत्तराखंड के देहरादून में, जहां नस्लीय टिप्पणी से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंची और त्रिपुरा के एक छात्र को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। 24 साल का एंजल चकमा अब इस दुनिया में नहीं है। त्रिपुरा का रहने वाला एंजल चकमा देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी का छात्र था। घटना 9 दिसंबर की है। शाम 6 से 7 बजे के बीच देहरादून के सिलाकुई इलाके में एंजल चकमा और उसका छोटा भाई माइकल चकमा किराना सामान खरीदने निकले थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत कुछ स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां की और शारीरिक रूप रंग पर अपमानजनक बातें कही। जब दोनों ने इसका विरोध किया तो हालात हिंसक हो गए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि माइकल को सिर पर भारी चोट पहुंचाई गई और एंजल को गले और पेट में चाकू मारा गया। एंजल को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन शुक्रवार को लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चला रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके। और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग तो नहीं बोल रहे, क्योंकि शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिलके पूरा मार दिया। उसका गला, ये जो उसका गला जो है, गला में मारा, जो ये पहनते क्या बोल रहे कराना क्या समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। चाइनीज़ या फिर मोमो या फिर चिंकी करके कहा गया। और जब इन दोनों भाई में जो बड़े भाई हैं एंजल चकमा, उन्होंने इसकी विरोधिता की, तब उनके ऊपर हमला किया गया। उनके छोटे भाई को भी मारा गया और एंजल चकमा को स्टेप किया गया, छुरी से उनको मारा गया, चाकू से वार किया गया उनके ऊपर। शनिवार को एंजल का पार्थिव शरीर दिल्ली होते हुए अगरतला लाया गया, जहां परिवारजन, यूथ त्रिपुरा फेडरेशन और टीआईएसएफ के नेता मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोगों ने एयरपोर्ट पर एंजल को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव को नंदनगर में घर ले जाया गया। वहां भी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फिर अंतिम संस्कार के लिए एंजल को उसके मूल गांव उनाकोटी जिले ले जाया गया। और अब बांग्लादेश का हाल, जहां पर अभी भी चिंताजनक हालात हैं। उस्मान हादी की हत्या के विरोध में ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो मोहम्मद यूनुस के आवास का घेराव किया जाएगा। इनकी मांग है कि 30 दिनों के अंदर अंदर हादी की हत्या के मुकदमे पर सुनवाई की जाए और हत्या के पीछे के साजिशकर्ताओं की जल्द पहचान की जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। जहां ये प्रदर्शन हो रहे हैं वहां एनडीटीवी की टीम मौजूद है।
ढाका में ये शाहबाग इंटरसेक्शन है और पिछले कई दिनों से शाहबाग इंटरसेक्शन वो इलाका बन चुका है जहां पर उस्मान हादी, जो इंकलाब मंच के एक युवा नेता थे, उनकी हत्या के बाद यहां पर जो एक गुस्सा और उनके समर्थकों का जो हुजूम है वो यहां उमड़ा आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। लगातार उन्होंने आज से एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और साथ में ये भी कहा है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनके जो किलर्स हैं जिन्होंने उनको मारा, उन्हें लगता है कि आवामी लीग का उसमें हाथ था, अगर उन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये जो पूरा यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये और भी उग्र और भी बड़ा होगा। ये जाकर यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसका घेराव करेंगे। 18 तारीख को जब उनकी मौत की खबर आई थी उसके बाद बांग्लादेश में काफ़ी, खासतौर से ढाका में काफ़ी हिंसा भी हुई थी। आज पुलिस ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दो जो उनके जिन लोगों ने मारा था, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो भारत भाग चुके हैं और सरकार बात कर रही है उन्हें वापस लाने के लिए। इस वक्त ढाका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। और बांग्लादेश में बिगड़े हुए हालात की हर तस्वीर दिखाने के लिए एनडीटीवी ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर दीपू दास के घर वालों ने एनडीटीवी के सामने एक बड़ा खुलासा किया। वहीं इस पूरी घटना के चश्मदीद ने एनडीटीवी को दिल दहला देने वाला मंजर बयान किया है। कैसे दीपू के साथ जानवरों के जैसा बर्ताव किया गया, भीड़ ने किस तरह की बर्बरता दिखाई, ये सब कुछ एक चश्मदीद ने एनडीटीवी के सामने बताया। ढाका में दीपू दास की दर्दनाक हत्या की तस्वीरें लोगों के जहन में हमेशा रहेंगी। भीड़ ने जो बर्बरता दिखाई थी वो इन तस्वीरों में साफ दिख रही थी। दीपू को पीट पीट कर मार डाला गया और फिर जला दिया। ढाका से 1.5 घंटे की दूरी पर दीपू दास का गांव है। एनडीटीवी की टीम दीपू दास के घर पहुंची। दीपू के परिवार वालों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा था कि दीपू दास के एक सहकर्मी ने ईशनिंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस पर हमला हुआ। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि दीपू दास ने ईशनिंदा की थी। जब एनडीटीवी की टीम दीपू दास के घर पहुंची तो दीपू के पिता ने भी एनडीटीवी को बताया कि उनके बेटे को नौकरी मिलने में किस्मत का साथ मिला, क्योंकि लॉटरी निकाली गई थी। दीपू बीए पास था और प्रमोशन के लिए भी तैयार था, लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। वो उन्हें अपनी नौकरी कैसे दी? इन्हीं लोगों ने फिर मैनेजर के पास जाकर शायद उसे रिश्वत दी। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि दीपू दास ने ईशनिंदा की है। घटना क्या हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? ঘটনাটা কেমনে হয়েছে? ঘটনা আমি জানি না। ছেলে থাকে ঢাকা থাকতো অফিসে, ও এখানে মেসে থাকতো, মেসে খাইতো। দুই আড়াই বছর ধরে ওখানে একই কোম্পানি চাকরি করতো। কি নিয়ে কি হয়েছে তা জানি না, কি কোনো সূত্রতাময় আছে না কি আছে তাও বলতে পারবো না। তখন বৃহস্পতিবার দিন রাত্রে কইতেছে দীপুর এই হাল, দীপুর সমস্যা। मुस्लिम के लिए विभिन्न आलोचना करा, वो झूठा है। आलोचना की कोई बात ही नहीं थी, नहीं, सिर्फ नौकरी का था उसका। नौकरी करता है, वो प्रमोशन उठा। उस लोग के बेटा के योग्यता था इंटर पास था, बीए पास था। उसका नौकरी दिया, उसका के रैंक ऊपर उठाने के लिए बोला जो वो योग्यता है, उसके लॉटरी लगा। वो लोग घूस दे के उसका के मैनेजर के बोला। दीपू दास के परिवार ने एनडीटीवी को ये भी बताया कि पुलिस वालों ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की और भीड़ को देखकर पुलिस वहां से भाग गई। बहुत लोग है तो वहाँ पर जो पुलिस था उन्होंने रोकने का कोई कोशिश नहीं की। नहीं, कोनो सहायता नहीं मिलेगा। ओकरा खातिर बेटा खातिर कोनो सहायता नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। हम सारा विश्व के कहता नहीं। पुलिस वहाँ से भाग गया, पब्लिक देख के पुलिस भाग गया। बेटी ही है हमारा, नातनी। आपकी नातिन है? नातिन ही है। कर्जा बहुत फट जाता, कोनो जाते ससुर दामाद ना रह सके ये बयस में, ये बोली हम
दीपू दास के भाई ने एनडीटीवी को बताया कि उसे फोन आया कि कुछ लोगों ने उसके भाई को मार डाला है। पीड़ की इस पूरी बर्बरता की कहानी एनडीटीवी के सामने चश्मदीद ने बताई। चश्मदीद ने बताया कि दीपू दास को बेरहमी से पीटा गया, उसके चेहरे और सीने पर हमले किए और उसके शव को कम से कम 1 किलोमीटर तक घसीटकर एक पेड़ से लटका दिया और आग भी लगा दी। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় গেটের বাহিরেই মূলত এক প্রকার তার নিঃশ্বাস শেষ নিঃশ্বাস বললেই চলে, এই অবস্থায় তাকে উল্টো করে পায়ে ধরে প্রায় 1 কিলোমিটার জায়গা তাকে টানতে টানতে নিয়ে আমাদের কোনো স্কোয়ার মেইন বাস স্ট্যান্ড সামনে একটা গাছে ঝুলিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে, প্রথমে পায়ে বাঁধে, তারপর গলাতে রশি দিয়ে পেঁচ দিয়ে তাকে ধানের যে নেড়া বলে, খের বলে, সেই খের দিয়ে তার বুকে মুখে আগুন লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে হয়তো রশিটা পুড়ে নিচে পড়ে যায়। হাজারো জনতা ছিল সেখানে। কিছু সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক হয়তো এটা ঘটাইছে। আমরা ওই জায়গায় ছিলাম, কোনো কথা বলার হয়তো ভারসাম্য ছিল না। बचाने का कोशिश नहीं किया? হ্যাঁ, বাঁচানোর জন্য হয়তো দূর থেকে অনেকে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের যে দুষ্কর্ম এই ভয়ে হয়তো কেউ সামনে প্রকাশ করতে যায় না, কারণ তখন তাদের যে মন মানসিকতা অসুরের মতো ছিল আর কি। दीपू दास की हत्या का मंजर भयानक था। जिस पेड़ से लटकाकर दीपू दास को जलाया गया, उस पेड़ के पास एनडीटीवी की टीम पहुंची। जब हम वहां शूट कर रहे थे तो आसपास हालात काफी चिंताजनक थे। लोग देख रहे थे कि ये सब शूट क्यों किया जा रहा है। 500 मीटर तक मारते हुए अधमरे दीपू दास के शरीर को घसीटते हुए सड़क के बिल्कुल बीचों बीच इसी पेड़ पर लेकर आए और इसी पेड़ पर लाने के बाद उसको यहाँ पर लटकाया गया और उसको आग लगा दी गई, उसके शव को आग लगा दी गई। बुरी तरीके से यहाँ पर उसके जो मारा गया था, उसके बाद वो अधमरी हालत में यहाँ पहुँचा। उसके जो फैक्ट्री के मैनेजमेंट था, उन्होंने गेट के बाहर उसको उसके अधमरी हालत में उसको ले जाने दिया और उसके बाद दीपू दास के साथ जो हुआ वो एक बिल्कुल भयावह बांग्लादेश की अब सच्चाई बन गई है। इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये वही पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर अभी भी जली हुई कुछ पत्तियाँ दिखाई पड़ जाएंगी और हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके सिर्फ इस बात के लिए ही खड़े हुए हैं कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है, हम यहाँ क्यों शूट कर रहे हैं। इस पेड़, ये जो अब पेड़ है, ये पेड़ अब उस बात की निशानी बन चुका है कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। 29 साल के दीपू दास को 18 दिसंबर को ईशनिंदा के झूठे आरोपों के बाद भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। इस जघन्य घटना की दुनिया भर में कड़ी निंदा हो रही है। ढाका से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया।